नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर पहुंचे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित भव्य ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। कार्यक्रम में संत समाज, गायत्री परिवार और विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधा लाइव बने हुए हैं और सीधा आपको हरिद्वार ले चलते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ध्वज वंदन समारोह इस वक्त वहां पर हो रहा है। सांस्कृतिक और परंपरा का आधारित भव्य आयोजन वहां पर हो रहा है। सीधा आपको वहां ले चलते हैं। इससे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना भी की है। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में कोई किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। यहां का नाम लेते ही लोगों के भाव बदल जाते हैं, उनके मन में, उनके विचारों में श्रद्धा आ जाती है। इसलिए देवभूमि के अंदर देवभूमि का देवत्व बना रहे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कबीलाई मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले, ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को ताला लगाने का काम भी किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर बेस बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान के माध्यम से ऐसे पाखंडियों पर जो धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे पाखंडियों पर हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण से, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और हम सभी मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे युग निर्माण कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और युग दृष्टा आचार्य जी और स्नेहमयी माता जी के चरण कमलों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उत्साहजनक और प्रेरक उद्बोधन के लिए एक बार पुनः दोनों हाथों को उठा के जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। और अब अवसर है, इस अवसर पर कुछ विमोचन का। शताब्दी संगठन संदर्शिका, इसका यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रज्ञा अभियान विशेषांक का यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। आप सभी अपनी स्थान पर बैठे रहें, अभी यह क्रम इसके आगे भी जारी रहेगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं शताब्दी संगठन संदर्शिका का यहाँ पर माननीय अतिथियों के। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और हरिद्वार से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का महासंगम। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी भारी मात्रा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से हर की पैड़ी तक
घाटों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, हर की पैड़ी पर गूंज रहे हैं हर हर गंगे के जयकारे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरिद्वार की मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से हर की पैड़ी सहित तमाम घाटों की तस्वीरें कुछ इसी तरह से हैं, जहां पर भारी तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और सभी घाटों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। देश के कोने कोने से, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भारी तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब है और हर हर गंगे के जयकारों से सारे घाट गूंज उठे हैं। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे, उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित तो होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। आज के दिन स्नान करने का इतना पुण्यदायी फल। माँ गंगा ने हमको आज यहाँ बुलाया अपने चरणों में, बहुत अच्छा लगा। यही मनोकामना के साथ आए हैं, सभी का कल्याण हो, सभी के घरों में सुख समृद्धि हो। माँ गंगा हर साल ऐसे ही बुलाते रहे, माता रानी सबका कल्याण करे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और पितरों को पिंडदान करने भी आए हैं आज, और अपनी सासू माँ के लेके आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइएगा, बहुत बढ़िया लगा आके। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी की मुलाकात ये हुई है। मुख्यमंत्री आवास में ही ये शिष्टाचार भेंट हुई है। तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे। जल संसाधन और पेयजल योजनाओं पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी हुई है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर यह फोकस किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण को प्राथमिकता और भविष्य की जल परियोजनाओं में केंद्र और राज्य समन्वय। उत्तराखंड को जल प्रबंधन में मॉडल राज्य बनाने का टारगेट भी रखा गया है। तो मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने ये आप देख सकते हैं। और ये केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री आवास पर ही शिष्टाचार भेंट ये हुई है। जल संसाधन और पेयजल योजनाओं पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी फोकस किया गया है। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है और इसी के साथ ही भविष्य की जल परियोजनाओं में केंद्र राज्य समन्वय जो बने उसको लेकर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड को जल प्रबंधन में मॉडल राज्य बनाने का टारगेट भी रखा गया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अफसरशाही में फेरबदल कर दिया है। साथ ही 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां ये बदल दी गई हैं और इस कदम को शासन की कार्य क्षमता, विभागीय समन्वय बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जीएमएफएक्स ग्लोबल लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी पर देर शाम छापेमारी की और जांच में कंपनी के सीईओ निवेश और लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए। 25 माह में पैसा डबल करने का झांसा देकर कंपनी पर करीब 8000 लोगों से 39 करोड़ रुपए जुटाने और 3900 निवेशकों की देनदारी का बड़ा खुलासा हुआ। शिकायतों के आधार पर मंडलायुक्त ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। और काशीपुर के सुखवंत गोलीकांड की जांच अब एसआईटी के हाथ में और आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणी की अगुवाई में एसआईटी हल्द्वानी पहुंचकर घटनास्थल होटल्स का निरीक्षण कर रही है और जांच के दायरे में एसएसपी उधम सिंह नगर समेत कई पुलिसकर्मी भी आए हैं और एफआईआर काशीपुर से काट गोदाम ट्रांसफर कर दी गई है। निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया गया है।
जो पूरी एसआईटी बनी है इस सुखवंत जो है आत्महत्या मामले में, जो है इस जो घटनास्थल है काठगोदाम का जो होटल है, तो इसमें जो है पूरी फील्ड यूनिट और एसआईटी की टीम द्वारा जो है ये इसमें पुनः इसमें एक बार निरीक्षण किया जा रहा है। मजीद जो है वो उसमें सारे जो गवाहों के समक्ष जो है ये इसको डिटेल में जो है सारे साक्ष्य पुनः जो है वो एकत्र वो लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अब तक की जो कार्रवाई हो चुकी है उसको भी जो है अभी धीरे धीरे हम लोग सारे जितने भी जो भी एसआईटी बनी थी या जो जांच हुई थी उसको भी जो है वो पेपर्स का जो है अवलोकन उसमें किया जाएगा। और जो भी जो थाने जो आईटीआई में जो मुकदमा दर्ज है उसको तत्काल ही जो है यहाँ ट्रांसफ़र करने के निर्देश दे दे काठगोदाम थाने में, क्योंकि काठगोदाम थाना यहाँ का घटनास्थल है, तो यहीं पे जो है वो विवेचना यहीं पे जो है वो होगी यहीं से। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग का मामला और मारपीट का मामला है। जूनियर छात्रों को बेल्ट से पीटने का यह आरोप लगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान भी सामने आया। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोषी छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है। डिसिप्लिन कमेटी ने छात्रों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। दरअसल रैगिंग का यह पूरा मामला है, इसको लेकर अब बयान भी सामने आया है। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट ये हुई, इस तरीके के आरोप लगे हैं। जूनियर छात्रों को बेल्ट से पीटने के आरोप लगे हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा इस मामले की जांच चल रही है, एंटी रैगिंग कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट के बाद ही जांच जो है वो क्लियर हो पाएगी। डिसिप्लिन कमेटी छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज जहां पर मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जूनियर छात्रों ने ये आरोप लगाए हैं कि उनको बेल्ट से पीटा गया है, उनके साथ अभद्रता की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान सामने आया। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी उन्होंने कही है। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। निर्मल नगर में सूखी नदी पर 11.40 करोड़ रुपए की लागत से स्पान आरसीसी पुल के निर्माण की बड़ी घोषणा कर दी है और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। इस घोषणा के बाद से क्षेत्र में खुशी की लहर है। जैसे निर्मल नगर में अभी जो पुल का निरीक्षण हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आगे के लिए आगे सामने हमारा जो ब्लॉक भी पड़ता है उसके लिए आने जाने के लिए भी हमारा सुविधा है। और इस रोड से अगर पूरी बन जाए तो हमारा गांव वाले क्षेत्रवासी चित्रगढ़ के लिए सभी के लिए अच्छा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे क्षेत्र, पूरे गांव निर्मल नगर यानी कि सुरेंद्रनगर क्षेत्रवासी जितने भी है 5-7 गाँव के तो कम से कम तेलियापुर तक लेके सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने हमारे शक्तिवान के लिए जो स्पान पुल दिया है ये बहुत बड़ी शक्तिवान वासियों के लिए देन है, खासकर रतन फार्म एरिया के लिए बहुत बड़ी देन है, क्योंकि यहाँ के जो युवा लोग हैं जेल कम होते घूम के जाते हैं। अब रतन फार्म एरिया के जो हमारे युवा है वो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट छिटकुल से हो सकते हैं, यूको फार्म से जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ से ब्लॉक जो सुसुना ब्लॉक है वो भी हमारे लिए नजदीक पड़ेंगे। सौरभ माननीय मंत्री जी इस तरीके के बहुत सारे जो है विकास कर सकते हैं किया। हाल ही में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बंग भवन जिनका उन्होंने उद्घाटन भी किया है और माननीय सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे विवेकानंद जी के नाम पे उनको रखने की घोषणा भी की है। तो हमारे बंगाली समाज के लिए हमारे शक्ति हम क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। जो हमारे निर्मल नगर के लिए जो पुल बना रहे हैं, पुल की कम की अच्छा काम कर रहा है वो बनकर नेत्र में अच्छा का काम ही कर रहा है। वो हमारा अच्छा ही काम कर रहा है। वो यहाँ पुल होने से सबका फायदा है। इको पार्क भी बन रहा है। पूरे शक्ति फार्म के लोगों के लिए रोजगार का भी एक व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ से पुल भी बन जाएगा, आदमी के लिए जाने आने का भी पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र का विकास होगा। और राजधानी देहरादून में डॉक्टर अनीता चमोली और
आरटीओ प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा ने परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और साथ ही लेंसडाउन चौक पर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया है। अवैध खड़ी 5 बसें और 9 पार्किंग जोन में सवारी भरते वाहन सीज किए गए हैं। 8 वाहनों के चालान काटे गए हैं। शिमला बाईपास पर अभद्रता करने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस भी अब इस पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हेलमेट सिर्फ नियम नहीं है, जीवन सुरक्षा कवच है। और इसी संदेश के साथ शनिवार को सड़क सुरक्षा माह के तहत भव्य जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली का शुभारंभ जगजीतपुर चौकी से भगत सिंह चौक तक हुआ है, जिसे पुलिस अधीक्षक हरिद्वार जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और रैली में एआरटीओ नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी वरुणा सिंह, साथ ही तमाम परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। हाथों में बैनर था, पोस्टर था और नारों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। रैली का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले, इसके लिए हेलमेट का इस्तेमाल बेहद जरूरी। 4 पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना हो। ओवर स्पीडिंग और साथ ही नशे में ड्राइविंग से बचने का संदेश भी दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। और वे पांवटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को एक नई मजबूती देने जा रही है। नेशनल हाईवे 7 के तहत विकसित ये कॉरिडोर देहरादून को जाम से राहत दिलाने के साथ साथ यात्रा समय में उल्लेखनीय ये लाएगा। और आपको बता दें कि 44.8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में ग्रीनफील्ड बाईपास शामिल है, जिससे भीड़भाड़ वाले कस्बों से होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग ये मिलेगा। और परियोजना के तहत यमुना और आसन नदी पर आधुनिक 4 लेन का पुल और उन्नत सड़क सुरक्षा इंतजाम, स्मार्ट निगरानी व्यवस्था भी की गई है। और काम पूरा होने पर पांवटा साहिब से देहरादून का जो सफर है वो करीब 35 मिनट में तय किया जा सकेगा। योजना हमारा पांवटा साहिब जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पे, उसको देहरादून शहर से कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 7 था, जो पुराना 2 लेन जिसकी चौड़ाई थी, उसको 4 लेन वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट जब ट्रैफिक के कंजेशन के हिसाब से हमने देखी तो उसके 4 लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा यह परियोजना 2022 में स्वीकृत करी गई और 2023 में इस पर कार्य शुरू करा गया। यह प्रोजेक्ट अभी 44 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है और इसकी कुल लागत लगभग 1650 करोड़ है। और ये प्रोजेक्ट 95% फिजिकली प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है। फरवरी 2026 तक पूर्ण रूप में कंप्लीट हो जाएगा। कुल्हाल से लेके झाझरा चौक तक का पूरा सेक्शन ओपन है, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मसूरी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट तक जाने वाले मार्ग को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। आम रास्ते पर रोक और कथित अवैध शुल्क वसूली को लेकर स्थानीय लोग, संघर्ष समिति और कंपनी प्रबंधन आमने सामने है। रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पालिका अधिकारियों, सभासद, संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब जॉर्ज एवरेस्ट गेट पर तैनात निजी सुरक्षा गार्डों ने पालिका अध्यक्ष अधिकारियों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। दरअसल यह आरोप है कि मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता भी हुई है, जिसे मौके पर ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। पालिका अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद स्थिति कंट्रोल में आई है, निरीक्षण संभव हो पाया और स्थलीय जांच में यह सामने आया कि जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़ा मार्ग लंबे समय से सार्वजनिक रास्ता यह बना हुआ है, जिस पर स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों का आवागमन होता है। और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने यह साफ कह दिया कि आम रास्ता है और इसे निजी बताकर रोकना या शुल्क वसूलना कानूनी तौर से गलत है। कि अधिकारियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था या मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। मैंने सख्त निर्देश कर दिए थे कि हमारे जो जॉर्ज एवरेस्ट समिति के जो लोग हैं वो प्लस मीडिया वाले प्लस नगर पालिका के कर्मचारी, ये सब लोगों को अंदर आने दिया जाए। बावजूद उसके भी अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि कोर्ट का भी आदेश था और कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है।
जिसके तहत ये था कि यहाँ से यहाँ पे लोकल और प्लस जो टूरिस्ट आता है उनसे किसी भी तरीके का एंट्री फीस ना ली जाए। उसी के चलते हुए आज यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी के जीएम के साथ भी बैठक करी, जिसमें हमारी सम्मानित सभासदा भी थी, जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मानित समिति के सभी सदस्यगण भी थे, और आज इस निर्णय पे पहुंचे कि ये रास्ता पालिका का है। पालिका ने इस रास्ते पे काम भी किया है और टूरिज्म के साथ भी बातचीत होगी कि जब ये अक्वायर किया गया थी, यहाँ पे जो पालिका की जो प्रॉपर्टी अक्वायर की गई थी, टूरिज्म ने ली थी, उस समय रास्ते का किस तरीके का अस्तित्व रहा होगा ये टूरिज्म से भी क्लियर करना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी कंपनी के जो यहाँ पे जीएम है उन्होंने कहा हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे। मैंने सख्त निर्देश उनको कर दिए हैं कि देखिए आप बात कीजिए ना कीजिए, लेकिन 10 दिन बाद यहाँ से जो लोकल व्यक्ति है, जैसे पालिका के और प्रॉपर्टीज में होता है, गार्डन में हो रहा है, झील में हो रहा है, कि लोकल व्यक्ति अपना आधार कार्ड या कोई भी लोकल आईडी अपने दिखाएगा और वो जाएगा। 2.5 साल से जो परेशानियां चली आ रही थी, तो आज ये उस मुकाम पे पहुंची कि नगर पालिका भी अपने टेक्निकल्स के साथ जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह हैं अपना रिकॉर्ड लेके आए हैं, और हम लोगों पे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं किसी कागज़ लाने की। अब तो यहाँ पे आकर जो भी आके फाइनली ऊपर जो है पार्क हाउस पे जो है इनसे डिस्कस किया गया। जो इनके कर्मचारी थे, अब वो कर्मचारी थे वो तो उतना समझ नहीं पाया, क्योंकि ये तो एक तरह से यहाँ पे किराएदार है। मेन तो टूरिज्म है, टूरिज्म उस चीज़ को जो उन्होंने इन्हें कहा होगा इन्होंने उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन रास्ता ये आज क्लियर हो गया है, ड्राफ्ट्समैन, स्केलिंग और जो सब लोगों के साथ मिलके यहाँ पे देखा गया कि भाई ये रास्ता जो है नगर पालिका का ही है और थोरोफेयर है। और क्या कहते हैं, अध्यक्ष जी ने भी उस चीज़ को मान लिया है, सभासद जी ने भी मान लिया है, सारी टीम मेंबर्स ने मान लिया है, जितने हमारे संघर्ष करते आ रहे हैं सब ने मान लिया है, जितने भी इसमें जिस सबकी सहभागिता रही उन्होंने मान लिया है। अब इसके आगे इन्होंने 10 दिन का थोड़ा टाइम मांगा, तो जहां हमने 2-2.5 साल लगा लिया, हम 10 दिन और दे देते हैं। देखिए, जिस दिन से जॉर्ज एवरेस्ट बना है उसी दिन से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है इस रास्ते को लेकर, क्योंकि इनके द्वारा पहले नीचे टोल लगा दिया गया था जहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता था, और उसके ऊपर अब जब है, अब इन्होंने वहाँ पर जब लोगों ने आपत्ति जताई की, कोर्ट वगैरह गए, तो इन्होंने ऊपर यहाँ गेट पर एंट्री फीस लेनी शुरू कर दी। परंतु जाँच के पश्चात पता चला है कि ये जो रास्ता है ये कॉमन रास्ता है और ये रास्ता नगर पालिका का है। शुरू से ही ये ऊपर से लेकर लास्ट जहाँ तक हेलीपैड बना है वहाँ तक ये नगर पालिका का रास्ता है, और इसमें पूर्व में भी नगर पालिका ने इसमें इस कार्य कराया था। तो मेरा मानना यही है कि ये रास्ता जो है ये रास्ता आम पब्लिक के लिए खुल जाना चाहिए, और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि अगर ये लीज हुई है तो लीज रास्ते की नहीं हुई, सिर्फ पर्यटन ने जो इसकी लीज करी है वो पर्यटक स्थल जो जॉर्ज एवरेस्ट है और उसका एरिया है उसकी लीज हुई है, ना कि रास्ते की लीज हुई है। तो इनको ये रास्ता खोलना पड़ेगा। हरिद्वार के सैनी आश्रम विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया। सोसाइटी एंड चिट रजिस्ट्रार देहरादून के आदेश के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के समाज के सामने माफी की अब मांग उठाई है। सैनी आश्रम पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते 2 अलग अलग संस्थाएं भी बनी हुई थी, और सैनी आश्रम बचाव संघर्ष समिति ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रजिस्ट्रार के आदेश में प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर को दोषी ठहराया गया, इसलिए उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए। समाज की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को हड़पने की नियत से समाज के कुछ जयचंद और कालनेमियों ने 2024 में एक संस्था पंजीकृत कराई, गुपचुप तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे। लंबा एक संघर्ष चला और 13 जनवरी को माननीय सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स, इनके द्वारा आदेश दिया गया कि चूंकि वो संस्था जाली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी थी और उसमें तथ्यात्मक जो तथ्य थे वो गलत थे, तो इस वजह से उसको निरस्त किया जाता है। तो जल्दी हम डीएम साहब से और एसडीएम साहब से और जो सब रजिस्ट्रार है उनसे मुलाकात कर अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको कहेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिन लोगों ने संस्था विरोधी काम किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए।